And my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 11th of August 2021, Wednesday. Inspiration of the day is start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4, Indemnity Issue Delay Foreign Wax Availability. आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ हैं जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर के, वैक्सीन के ऑथराइजेशन को लेकर के और कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर के हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि सारी न्यूज़ को कलेक्ट करके एक ही कॉलम में डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो जितनी भी न्यूज़ हैं वैक्सीन और कोविड-19 से रिलेटेड आज के बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में, दैट आई हैव कलेक्टेड इनटू आर्टिकल नंबर 1। अब देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। इंडिया में वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस काफ़ी टाइम से सामने आ रहे हैं और उसी को लेकर के इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन वैक्सीन्स को भी ऑथराइजेशन दिया था इंडियन लैंड में यूज़ करने का, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन कर रही है। दैट इज़ वाई इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर है। इसीलिए फॉरेन वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया गया है कि इंडिया इंपोर्ट के थ्रू भी अपनी वैक्सीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। न्यूज़ में क्या कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी फॉरेन वैक्सीन जो कि इंडिया में जिनको ऑथराइजेशन मिल चुका है रेगुलेटर से। कौन इंडिया में रेगुलेटर है वैक्सीन और ड्रग के ऑथराइजेशन का, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इंडिया में जो भी फॉरेन कोविड वैक्सीन है जिनको ऑथराइजेशन मिल चुका है रेगुलेटर्स के द्वारा, उनकी भी अवेलेबिलिटी अभी इंडिया में डीले हो रही है या डीले होगी बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इशू। जैसे कि अगर बात करें जॉनसन एंड जॉनसन की जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको भी इंडिया में रेगुलेटर ने अप्रूवल दे दिया है, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वैक्सीन जो है वो एक्चुअल में अभी इम्पोर्ट होकर के इंडिया में नहीं आ रही। उसमें से एक बहुत बड़ा इशू ये है इंडेमनिटी का। व्हाट इज़ द इंडेमनिटी क्लॉज, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट कीन टू बो डाउन, इंडिया रेडी नहीं है इंडेमनिटी इशू या इंडेमनिटी क्लॉज को छोड़ने के लिए। इंडिया इज़ वेरी एबडामेंट ऑन इट। इंडेमनिटी क्लॉज के थ्रू ही इंडिया जो है वो किसी भी वैक्सीन को प्रोक्योर करेगी। अब ये इंडेमनिटी क्या होती है? बेसिकली कोई भी अगर टेक्नोलॉजी या कोई ड्रग या कोई भी वैक्सीन अगर किसी फॉरेन लैंड से इंपोर्ट होती है तो उस पर एक लीगल लायबिलिटी का क्लॉज होता है। उसके तहत अगर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से या उस पर्टिकुलर ड्रग से या वैक्सीन से किसी भी तरह के सीवियर एडवर्स रिएक्शन डेवलप होते हैं अमंग पॉपुलेशन, तो उसकी लीगल लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी जो उसको बना रही है, जो उसको बेच रही है। तो इसको लीगल लायबिलिटी एक इंडिया में होती है और इसी लीगल लायबिलिटी को लेकर के जो फॉरेन कोविड वैक्सीन मेकर्स हैं दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर इंडेमनिटी। वो कह रहे हैं कि हम इस तरह की लीगल लायबिलिटी क्लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। इस एग्रीमेंट में हमें लीगल लायबिलिटी जो क्लॉज है अगेंस्ट एनी सीवियर एडवर्स रिएक्शन बाय आवर वैक्सीन शुड नॉट बी देयर। और इंडिया क्या कह रही है कि अगर इनॉकुलेशन के बाद किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट जनरेट होता है पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में या स्मॉल पॉपुलेशन में, तो उसकी सारी लीगल लायबिलिटी मतलब कॉम्पनसेशन देना और जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होंगे, लीगल लिटिगेशंस होंगे, उसकी जिम्मेदारी जो उस पर्टिकुलर वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर होगा उस पर होगी। और इसी के लिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर आस्किंग फॉर इंडेमनिटी, बट इंडिया इज़ नॉट रेडी टू प्रोवाइड दिस इंडेमनिटी। इंडिया का ये कहना है कि नहीं, इंडिया विल फिक्स द लीगल लायबिलिटी ऑन द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। किसी भी तरह की लीगल लायबिलिटीज प्रोवाइड नहीं, इंडेमनिटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी एज पर द सोर्सेज। और इस इशू की वजह से एक्सपर्ट्स का ये कहना है, सोर्सेज का ये कहना है कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो डीले हो सकती है, स्पेशली जॉनसन एंड जॉनसन की जो कोविड-19 की वैक्सीन है। And as per the senior government officials, talks are on with foreign vaccine makers. However, there is general consensus that if indemnity is given, it will be for
ऑल वैक्सीन प्लेयर्स नॉट जस्ट फॉर हैंडफुल। तो जॉनसन एंड जॉनसन काफ़ी ज़्यादा इस पर ठना हुआ है, इसीलिए जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर के काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि केवल इनकी ही वैक्सीन को इंडेमनिटी प्रोवाइड करी जाएगी। अगर जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन को इंडेमनिटी प्रोवाइड करी जाएगी तो दिस टाइप ऑफ इंडेमनिटी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल वैक्सीन मेकर्स, नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वैक्सीन डेवलपर। इस पर्टिकुलर कंपनी के अलावा जो फाइज़र और मॉडर्ना है, उन्होंने भी इंडेमनिटी के लिए सीक किया है इंडियन गवर्नमेंट से फॉलोइंग द वैक्सीनेशन। और गवर्नमेंट का कहना है कि वी कैन कंसीडर द इंडेमनिटी इशू, कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जिस फॉर्मेट में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडेमनिटी मांग रहे हैं उस फॉर्मेट में नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने या रेगुलेटर ने कुछ चेंज प्रपोज किए थे कि इस चेंजेस के साथ अगर आपको इंडेमनिटी चाहिए, जो आप डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअल डिमांड जो आपकी है, उस फॉर्मेट में तो हम आपको इंडेमनिटी नहीं दे सकते, इतनी इंडेमनिटी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। हाउएवर, अगर आप कुछ चेंजेस लाते हैं, इफ़ यू ब्रिंग सर्टन चेंजेस इनटू योर इंडेमनिटी डिमांड, देन ओनली इंडियन गवर्नमेंट कैन कंसीडर दिस इंडेमनिटी क्लॉजेस। और सीधे सीधे इंडिया ने कह दिया कि अब इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वैक्सीन्स को लेकर के। इंडिया कोई बहुत जल्दी में नहीं है कि उसको जॉनसन एंड जॉनसन से या मॉडर्ना से या फाइजर से वैक्सीन इंपोर्ट ही करनी है। अभी रिसेंटली यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की जो वायरल वेक्टर सिंगल डोज वैक्सीन है उसको इंडिया में अप्रूवल मिला है ऑन सैटरडे। और उसी के बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंटिन्यूसली नेगोशिएट कर रही है कि उसको इंडेमनिटी प्रोवाइड करी जाए अगेंस्ट एनी सीवियर इम्पैक्ट और एडवर्स इम्पैक्ट बाय वैक्सीन आफ्टर इनॉक्यूलेशन। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एक तो पहली बात, गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू गिव एनी शॉर्ट ऑफ इंडेमनिटी, और अगर गवर्नमेंट इंडेमनिटी प्रपोजल को कंसीडर भी करेगी तो आफ्टर सम प्रपोज चेंजेस, जिस फॉर्मेट में वैक्सीन मेकर्स मांग रहे हैं उस फॉर्मेट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज या क्राइसिस नहीं है वैक्सीन की। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो चुकी है जो इंडिजीनियस वैक्सीन है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देंगे तो हम किसी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ले लेंगे। सो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ये ना सोचा दैट दे आर गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंडियाज इम्यूनाइजेशन मिशन। अगर वो हमें वैक्सीन नहीं भी प्रोवाइड करेंगे, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर जैसे वैक्सीन मेकर्स, देन टू इंडिया के वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन और इनॉकुलेशन प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन जो कि इंडिया में अप्रूवल जिनको मिल चुका है, बट उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी कि नहीं होगी, दैट विल डिपेंड ऑन दिस ग्रांट ऑफ इंडेमनिटी, जिसको अभी फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू प्रोवाइड। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जितना भी अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट हो पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, फॉरेन प्लेयर्स और मेकर्स शुड pay the compensation and should agree to follow the local compensation norm. So no indemnity for foreign vaccine makers. इसके अलावा एक और न्यूज़ है वैक्सीन से रिलेटेड, दैट इज नो वैक्स शॉट्स मे गेट नोड इन इंडिया इवन बिफोर द यूएस। सो कोविड वैक्सीन from US major company, that is Novavax, will be getting अप्रूवल फास्टर देन यूएसए। तो यूएसए से जल्दी अप्रूवल इंडिया में उसे ड्रग रेगुलेटर दे देगा नोवैक्स की कोविड-19 वैक्सीन को, और इसकी भी वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बना रहा है। तो दोनों ही कंपनीज ने मिलकर अगस्त 5 को इसके लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन सबमिट किया है टू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को सबमिट किया है। इंडिया के अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए दोनों ही कंपनीज ने एप्लीकेशन सबमिट किया, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नो वैक्सीन की जो वैक्सीन है इसको यूएस से जल्दी अप्रूवल इंडिया में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं वैक्सीन से रिलेटेड अदर न्यूज़ जो कि पेज नंबर 6 और 4 पर दी हुई है। गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स नीड फॉर बूस्टर डोज। सो गवर्नमेंट इज नाउ एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, to get the booster dose of COVID vaccine amid the concern rising the reproduction rate or R number in 4 states। बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी बोला है कि अभी जो अगर सेकेंड वेव की बात करी जाए तो इंडिया में जो सेकेंड वेव बहुत अभी
ख़त्म होने की कगार पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो आर वैल्यू है, रिप्रोडक्शन वैल्यू है, वो अभी भी आर नंबर अभी भी हाई है। कौन कौन से वो 4 स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये आर नंबर क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट इज़ दिस आर नंबर। एक आईआईटी ने एल्गोरिदम डेवलप करी थी, और इस आर नंबर के अकॉर्डिंग, और जो जितना भी आर नंबर होता है उससे हम ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन या स्प्रेड का लेवल कितना है किसी पर्टिकुलर वायरस का। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे जरूर बताइए व्हाट इज़ दिस आर नंबर, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस आर नंबर एंड विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड दिस एल्गोरिदम। तो बेसिकली आर नंबर जो है वो 4 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम NEGVAC भी बोलते हैं, तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर एक्सपर्ट ग्रुप इज एक्चुअली सर्चिंग और डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग द बूस्टर डोज इनटू दीज 4 स्टेट। तो बहुत सारे जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसी, जिसमें NEGVAC भी है, नीति आयोग भी है और हेल्थ मिनिस्टर, दे एक्चुअली all are discussing on this particular matter that whether the booster dose will be given into these 4 states because the R number is very high। और अगर आर नंबर ज़्यादा है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जल्दी से जल्दी इन पर्टिकुलर स्टेट्स में थर्ड वेव आएगी या सेकेंड वेव ख़त्म ही नहीं होगी, फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर नॉर्मल वैक्सीन की बात करें तो जिस तरह से वैक्सीन शॉर्टेज है उसको लेकर के भी गैप जनरेट हो रहा है बिटवीन द वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स और नॉन वैक्सीनेटेड, और इवन कंट्रीज़ के बीच में भी, स्टेट्स के बीच में भी एक बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ रही है। कुछ स्टेट जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, ज़्यादा अमाउंट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। कुछ स्टेट है जहाँ पर वैक्सीन को लेकर के जो पीपल हैं उनको 10-10, 12-12 घंटे लाइन लगानी पड़ रही है, स्टिल वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो रही। तो एक ये डिवाइड भी जनरेट हो रहा है। वेल्दी और पुअर कंट्रीज़ के बीच में भी एक डिवाइड इंटरनेशनल लेवल पर भी जनरेट हो रहा है। और WHO ने कहा है कि जो बूस्टर वैक्सीन है वो एटलीस्ट सितंबर तक अवेलेबल हो जाएगी, और कंपनी शुड कंसीडर दिस बूस्टर वैक्सीन फॉर ensuring that at least 10% of their population will get this booster dose। तो इसके लिए जो इंडिया में जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है ऑन वैक्सीनेशन, नेशनल कोविड टास्क फोर्स है, नीति आयोग है, दे ऑल आर क्लोजली वॉचिंग द नीड फॉर सच इम्परेटिव्स। अगर स्टेट वाइज बात करें आर नंबर की, तो हिमाचल प्रदेश का जो आर नंबर डेली केसेस हैं वो आर नंबर इज़ 1.3, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज द कोविड-19 केसेस। पंजाब का भी 1.3, इट इज़ इंक्रीजिंग। गुजरात का 1.1, इट इज़ स्टेबल। मध्य प्रदेश 1.1 स्टेबल। यूपी का 1.1 बट लाइकली टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। आंध्र प्रदेश का भी 1.0 एंड इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज। And as per the recent data, 37 district has showed the increasing trend in daily new cases in last 2 weeks, and 11 of these are from Kerala, 7 are from Tamil Nadu, and 6 are from Himachal Pradesh। तो फिर से जो सेकेंड वेव है उसके जो नंबर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। आर नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं किसी किसी स्टेट में, और उसको लेकर के बूस्टर डोज के बारे में ऑप्शन सर्च किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो थर्ड वेव अगर इंडिया में आती भी है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सेकेंड वेव के कंपैरिजन में कम होगा। साइन ऑफ रेजुविनेशन, थर्ड वेव इम्पैक्ट मे बी म्यूटेड एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को कहा है कि थर्ड वेव ऑफ इंडिया इज अनलाइकली टू बी एज डिवास्टेटिंग एज सेकेंड वेव, एज अबाउट 68% ऑफ पॉपुलेशन एज्ड अबव 6 and has antibodies would reproduce the likelihood of will reduce the likelihood of the infection as per the our finance minister। उनके अकॉर्डिंग डेटा है कि 68% जो पॉपुलेशन है जो कि above age 6 has already developed the antibodies, some because of vaccination and some because of infection। तो जो इम्पैक्ट होगा थर्ड वेव का वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, दैट विल नॉट बी एज मच एज डेडली जैसा कि सेकेंड वेव का हुआ था एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और उसको देखते हुए जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था सेकेंड वेव का इंडियन इकोनॉमी पर,
वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा थर्ड वेव के केस में, और इवन जो सेकेंड वेव है उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, एंड देयर इज़ अ विजिबल साइन ऑफ इकोनॉमिक रेजुविनेशन एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग थर्ड वेव का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो है उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं। दूसरा, इकोनॉमिक रिजुवरेशन स्टार्ट हो चुका है जो सेकेंड वेव से जो भी इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई थी। तो थर्ड वेव में आते आते हो सकता है कि ना ही हेल्थ वाइज और ना ही इकोनॉमी वाइज उतना इम्पैक्ट पड़े इंडिया पर। हालांकि Finance Ministry is also concerned about the rising positivity rate in India। पिछले कुछ लास्ट वीक्स में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ा है, और उसको देखते हुए कंसर्न तो शो किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। बस एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला थर्ड वेव का, लेकिन ये भी अभी फ्यूचर में देखने वाली बात है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। सर्विस सेक्टर मेक्स द मोस्ट ऑफ ECLG 1.0। अगर हम बात करें इंडिया के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कोविड-19 में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम एक लाया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECLG बोलते हैं। अगर ECLG का डेटा देखें तो जिसमें सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बेनिफिटेड सेक्टर है अंडर दिस लोन गारंटी स्कीम। So most of the loan under the first phase, there are 3 to 4 phases of this ECLG scheme, और फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग सब डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो लोन का यूज़ किया गया है, द लोन डिसबर्स हुआ है अंडर दिस ECLG स्कीम, वो सर्विस सेक्टर को हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ का जो लोन है वो सर्विस सेक्टर को ग्रांट किया गया है, एंड दिस वॉज फॉलोड बाय द ट्रेडर्स who sought loan guarantee under the scheme worth rupees 45,000 crore of the total of that 1.9 trillion under the first phase of ECLGS, जो कि लास्ट ईयर मई में अनाउंस करी गई थी आफ्टर कोविड-19 फर्स्ट वेव। और ECLG 2.0 की बात करी जाए तो जो कि नवंबर 2020 में अनाउंस करी गई थी, जबकि इंडियन इकोनॉमी ने रिकवरी स्टार्ट कर दी थी, और उस पर्टिकुलर सेकेंड फेज में भी सर्विस सेक्टर वाज क्वाइट इम्पॉर्टेंट और बेनिफिटेड सेक्टर बाय दिस स्कीम, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोन लिया था वो रियल स्टेट सेक्टर ने लोन की फैसिलिटी अवेल करी गई थी। फर्स्ट में ट्रेडर ने, और सेकेंड में रियल स्टेट्स हैज़ अवेल मोस्ट लोन गारंटी ऑफ दैट इज 8,183 करोड़, फॉलोड बाय टेक्सटाइल एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और इसके बाद कामत कमेटी सेटअप हुई थी। कामत कमेटी ने इस स्कीम को 26 स्ट्रेस सेक्टर में और एक्सटेंड कर दिया था, अगर आपको याद हो, नवंबर के बाद से, तो जिससे कई और ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर थे वो बेनिफिट हुए थे। उन्होंने लोन की फैसिलिटी अवेल करी थी, लोन गारंटी अवेल करी थी अंडर दिस स्कीम। अगर हम डेटा वाइज देखें तो ECLG 1.0 में फूड प्रोसेसिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंडस्ट्रीज़ को मिलाकर इन सबका कंबाइन करने के बाद अगर कंपेयर करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोन डिसबर्समेंट देखने को मिला था। इसके बाद हमारा अदर इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा थे फर्स्ट फेज ऑफ ECLG में। सो दिस इज़ द लोन डिसबर्समेंट, और हम कह सकते हैं कि जो लोन की फैसिलिटी अवेल करी किस किस सेक्टर ने कितने, तो सबसे ज़्यादा सर्विस, फॉलोड बाय ट्रेडर्स, देन अदर इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल। इसके बाद ECLGS 2.0 में ऑटो कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे सेक्टर प्रोमिनेंट रहे इन टर्म्स ऑफ अवेलिंग द लोन गारंटी। इसी तरह ECLG 3.0 में सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स, लेजर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म वर द इम्पॉर्टेंट सेक्टर, एंड ECLG 4.0 में सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन जनरेशन जो प्लांट हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर लोन गारंटी स्कीम का बेनिफिट उठाया। तो दिस इज़ द एक्चुअल sectoral wise disintegration of ECLG schemes. I hope that you all know what is ECLGS scheme. Number of time we have discussed about this loan guarantee scheme. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on पेज नंबर 6। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स डैम्पन बॉन्ड मार्केट। अगर बॉन्ड मार्केट की बात करी जाए तो हम कई बार से हमने भी न्यूज़ में डिस्कस किया है कि बॉन्ड मार्केट में जिस तरह से
इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यील्ड रेट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, खराब हो रही है. सो लो अवेलेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड्स एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट हैव अगेन लेड टू द 10-year old बॉन्ड बीइंग थिनली ट्रेडेड इन द मार्केट. अगर 10 सालों की जो 10 ईयर्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी बात करें, उनको लेकर के हमने कई बार डिस्कशन किया है कि इंडिया में 10 years bonds are considered as a benchmark. इंडिया में बेंचमार्क बॉन्ड होते हैं. इन्हीं के बेसिस में इंडिया में जो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो डिसाइड होता है. और पिछले कुछ टाइम से जो आरबीआई है वो कंटिन्यूसली 10 साल वाले बॉन्ड को खरीद रही है, जिससे कि इंडिया में जो 10 ईयर्स के बॉन्ड हैं वो बहुत कम अमाउंट में ट्रेड हो रहे हैं. इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है. और जो कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रेड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दे आर नो लॉन्गर बीइंग एज अ बेंचमार्क इंडिकेटर फॉर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट. क्यों 10 साल के बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के लिए बेंचमार्क की तरह यूज होते हैं? क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड होते हैं. और इन्वेस्टर्स जो हैं तो उसमें ज़्यादा कीन रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो 10 साल का जो समय है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. एक प्रॉपर इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन में 10 साल का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट टाइम होता है. और बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से जो 10 साल के जो बॉन्ड हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क फॉर डिसाइडिंग द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इंडियन इकोनॉमी. और पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इवन आरबीआई ने बहुत सारे इंटरवेंशंस भी किए हैं, लेकिन उन इंटरवेंशंस का एक, अगर आपको सैप प्रोग्राम हमने डिस्कस भी किया था, स्पेशल काइंड ऑफ सैप प्रोग्राम भी आरबीआई ने लॉन्च किया था, बट उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला बॉन्ड मार्केट में. बॉन्ड पार्टिसिपेंट्स का ये कहना है कि जो 10 साल के जो बॉन्ड हैं, एक तो वो इनसिग्निफिकेंट रह गए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड, और उसके अलावा जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो डैम्पनिंग द बॉन्ड मार्केट इन इंडियन इकॉनमी. अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई हैज़ इशूड अप्रॉक्सीमेटली 28,000 crore of this paper and cancelling the 40,000 crore auction last Friday. जब इशू करती है उसके बाद ऑक्शन कैंसिल कर देती है. रिफ्यूजल टू सेल द बॉन्ड ऑन फ्राइडे ऑक्शन इज बीइंग interpreted as intervention in the 10-year segment, which the bond dealers say did not go well last time. और लास्ट कुछ टाइम से आरबीआई इज़ कंटिन्यूसली बाइंग द बेंचमार्क पेपर्स. बेंचमार्क पेपर कौन? 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनको कंटिन्यूसली आरबीआई खरीद रही है. आरबीआई ये सोच रही है उससे क्या होगा, जो यील्ड रेट है वो कंटेन हो जाएगा. बट जो आरबीआई का ये इंटरवेंशन है दैट इज़ नॉट गोइंग वेल एज पर द बॉन्ड पार्टिसिपेंट. हाउएवर द मार्केट मेड द 5-year एंड 12-year बॉन्ड एज मोस्ट ट्रेडेड. ना अब चूँकि 10 साल के जब बॉन्ड अवेलेबल हैं ही नहीं तो क्या किया मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ. जो 5 साल की और जो 14 साल वाले बॉन्ड हैं उनको मोस्ट ट्रेडेड बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया. नाउ दे आर बीइंग ट्रेडेड एट अ सिग्निफिकेंट हायर नंबर इन कंपैरिजन टू द 10 years बॉन्ड. तो नाउ बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर स्टेइंग अवे फ्रॉम 10 year सेगमेंट ऑल टुगेदर. है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है और इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ रहा है, तो बॉन्ड पार्टिसिपेंट्स जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स दे आर नाउ less interested into 10 years old bond. Even banks too are not showing very much interest into the bond market for multiple reasons. banks की भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड मार्केट में बैंक्स भी इस समय इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा. पहला रीज़न, वन बीइंग दे आर ओवर इन्वेस्टेड ऑलरेडी. पहली बात तो बैंक्स जो हैं वो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड हैं अगेंस्ट देयर मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट लिमिट दैट इज़ 18% of the deposit book. Banks investment is about 30%, and the deposit growth in the banking industry is 10.7% year on year basis. और इसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं है, क्योंकि 18% का जो उनका थ्रेशोल्ड है उससे भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इस पर्टिकुलर मार्केट में. तो बैंक्स आर नॉट वेरी ओपन फॉर द स्पेस फॉर फ्रेश बॉन्ड्स. हाउएवर द सप्लाई कंटिन्यू अनइंटरप्टेड. और अगर हमने भी डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि नाउ
10 ईयर्स ओल्ड जो बॉन्ड है, 10 ईयर्स के जो बॉन्ड हैं, दे आर नॉट सर्विंग एज बेंचमार्क इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अब उनकी जिस तरह से प्राइसिंग है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो उनका अमाउंट ट्रेडेड हो रहा है, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट रियलिटीज़ एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द RBI टू सेल बॉन्ड्स एट यील्ड इट प्रेफर। तो बॉन्ड मार्केट का डिसरप्शन कई टाइम से चला रहा है, पिछले कुछ मंथ से, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस भी हो रहे हैं, बट दे आर नॉट यील्डिंग एनी शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। वोडा आइडिया फाइल्स रिव्यू पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑन AGR। तो कई बार AGR को लेकर के वोडा आइडिया जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल चुके हैं। इस बार हालांकि जितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही दिया है। इस बार की सिचुएशन को देखते हुए भी जो डेड लेडन वोडाफोन आइडिया है, उसने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है उसके जुलाई 23 के ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए। किस पर्टिकुलर मैटर पर? AGR पर। AGR को लेकर के बहुत ज़्यादा डेड है वोडाफोन आइडिया में, और जिस तरह से वो उनके प्रमोटर्स ने, चाहे वोडाफोन PLC हो, चाहे आदित्य बिरला हो, उन दोनों ही ग्रुप्स ने अपने ऑफलोडिंग के लिए, अपने शेयर्स के लिए कह दिया है। लेंडर्स ने भी, जो कंपनी के लेंडर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ में एग्रीमेंट शो किया है कि जो उनका लोन का अमाउंट है, जो उनका डेट का अमाउंट है, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए। और कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि वोडाफोन अब बैंकरप्ट होने की सिचुएशन पर आ गई है। इसी को देखते हुए वोडाफोन ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, सीकिंग अ रिव्यू ऑफ इट्स जुलाई 23 ऑर्डर दैट डिसमिस द पिटीशन ऑफ टेलीकॉम फर्म्स फॉर recomputation of the AGR. What is AGR? Adjusted gross revenue dues. Airtel 2 is likely to move the court for the relief as per the sources. हालांकि हर बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में ही ऑर्डर देते हैं, बट इस बार क्या होगा, ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना ठीक रहेगा, क्योंकि कंपनीज़ का कहना है कि बहुत सारी अर्थमेटिक एरर्स हैं जो कि कंप्यूटेशन में आ रही है, और उस अर्थमेटिक एरर्स की वजह से जो डेट का जो बर्डन है कंपनीज़ पर वो बढ़ रहा है। कुछ ऐसी एरर्स हैं जिनको ओवरकम करना, रैशनल एरर्स है, लॉजिकल एरर्स, इनको ओवरकम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कंपनीज़ जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगी इस केवल एक एरर की वजह से। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपना ऑर्डर देता है आगे आने वाले टाइम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बॉयॉन्ट मार्केट्स पर IPO फॉलोइंग फिलिंग। सो इट्स वेनिंग IPO विद 8 इशू हिटिंग द मार्केट इन अ स्पैन ऑफ 6 days। 6 दिन के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 8 IPOs इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। और हमने भी कई बार डिस्कस किया इसमें ये भी कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे IPO आएंगे। कंपनीज आर प्रेफरिंग IPO मोड फॉर फंड रेजिंग। इस न्यूज़ को भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में फंड रेजिंग एक्सरसाइज के लिए जो IPO है, दैट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द प्रेफर्ड मोड। हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, और पिछले लास्ट 6 days में इंडिया में 8 IPO लॉन्च हो चुके हैं। However, the pace of new filing points to deluge during the later period of the year. So for this year, 58 companies have filed their draft red herring prospect. हमने ये भी डिस्कस किया था, what is DRHP, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। तो मार्केट रेगुलेटर के साथ जब भी कोई कंपनी IPO फाइल करने जा रही होती है तो उसको इस प्रोस्पेक्ट को फिल करके देना होता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, कितना ऑफलोडिंग करनी है, कितने का IPO लाना है, पर शेयर कितने प्राइसेस होंगे, प्राइस डिस्कवरी कैसे, सारा मॉडल दिया होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 58 जो कंपनीज़ हैं वो अभी तक इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को सबमिट कर चुकी हैं सेबी के पास, मार्केट रेगुलेटर के पास, एंड एक्सीडिंग द कंबाइंड टैली ऑफ 50 इन द लास्ट 2 years। और पिछले लास्ट 2 सालों की अगर बात हो, केवल 50 कंपनीज ने सबमिट किया था, और अभी बार इस फाइनेंशियल में 58 कंपनीज सबमिट कर चुकी हैं केवल 6 month के ड्यूरेशन में। तो इस बार बॉन्ड मार्केट, इस बार जो मार्केट है इक्विटी मार्केट, दैट इज़ गोइंग टू स्पर विद द IPO फाइलिंग एज पर दिस न्यूज़। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये जो 58 नंबर दिख रहा है, 58 कंपनीज जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट को सबमिट किया है, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ये नंबर जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पिछले, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 2 साल की अगर बात करें, साल को छोड़ दिया जाए, पिछले 2 सालों के अगर हम IPO में देखो तो 50 टोटल मिलाकर 50 IPOs 50 कंपनीज ने ये प्रॉस्पेक्ट सबमिट किया था, और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इसको
100 केवल अकेले इस फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में ये नंबर 100 तक जाने वाला है एज पर द एक्सपर्ट। तो इस बार इंडियन इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा IPO देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली अगर IPO के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो अमाउंट भी बढ़ रहा है। और इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट IPO आने वाला है वो LIC का IPO आने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा IPO होगा ये इंडिया की मार्केट हिस्ट्री में। So definitely the number of companies filing IPO is also going to increase. Apart from the amount mobilized could set a new benchmark into the Indian market history. And this is the number of IPOs since last few years. अगर 2006 से आप इस डेटा को देखें तो ये IPO का नंबर है जो कि डिक्रीज हो रहा है, बट इस बार ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। इससे पहले सबसे ज़्यादा IPO किस फाइनेंशियल ईयर में फाइल हुए थे? 2006 में 160 IPOs फाइल किए थे, 160 प्रॉस्पेक्ट्स फाइल हुए थे एज पर द डेटा। और इस बार 2021 में 58 हो चुके हैं और ये 100 का मार्क क्रॉस करेगा ये नंबर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेबी वेट्स एंड अलीबाबा होल्डिंग्स इन पेटीएम। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज नाउ एग्जामिनिंग व्हाट इफ पेटीएम शेयर होल्डर्स एंड ग्रुप एंड अलीबाबा आर इन कंप्लायंसेस विद द लिस्टिंग रेगुलेशंस और नॉट। पेटीएम में इन दो कंपनीज का एक सिग्निफिकेंट शेयर है, इसको लेकर के सेबी ने प्रॉबिंग शुरू कर दिया। सेबी सिंपली देखना चाहती है कि दोनों कंपनीज ने लिस्टिंग रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं। Ahead of Paytm public debut, SEBI is looking at whether two investors must be treated as a separate company or a combined entity. This part is due diligence process as per SEBI. और अगर हम बात करें एंट ग्रुप की तो 30% उसका स्टेक है किसमें? पेटीएम में, एंड इट इज़ वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इनटू दिस पर्टिकुलर फिनटेक कंपनी। और एंट ग्रुप और अलीबाबा दोनों साथ में 37% शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं किसमें? पेटीएम में। एंड यू मस्ट नो दैट ऑल दीज ग्रुप बिलोंग्स टू चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ मार्केट। एंड ग्रुप इज़ बेसिकली एफिलिएटेड टू अलीबाबा। तो दोनों मिला करके फिलहाल 37% का स्टेक है पेटीएम में। और पेटीएम इज़ ऑल सेट टू गो फॉर व्हाट? फॉर IPO। पेटीएम इज़ ऑल्सो प्लानिंग फॉर इट्स IPO। तो IPO के आने से पहले सेबी ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है ये चेक करने के लिए इन दोनों एंटिटीज़ को, चाहे वो एंट हो चाहे वो अलीबाबा हो, क्योंकि अलीबाबा जो है बेसिक एंट जो है दैट इज़ एफिलिएट ऑफ अलीबाबा एंड रजिस्टर्ड, बट कि इंडिया में दे आर ऑल कंपनीज, दीज टू कंपनीज आर कंसिडर्ड एज सेपरेट। बट बेसिकली अगर एंट को देखें तो एंट इज़ एन एफिलिएट ऑफ अलीबाबा ग्रुप। तो इसी पर्टिकुलर निटिगिटी को लेकर के जो सेबी है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, दे आर सीइंग दैट वेदर दीज टू कंपनीज एंट एंड अलीबाबा शुड बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी इनटू पेटीएम और दे शुड बी कंसीडर्ड एज अ कंबाइंड एंटिटी। इसके अलावा ये भी देखना है कि इन दोनों ही कंपनीज, इन दोनों ही चाइनीज़ कॉन्ग्लोमरेट ने लिस्टिंग रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं फॉलो किया है। और बहुत सारे रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, टू बिकम अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी नो सिंगल एंटिटी कैन ओ मोर देन 25% इन पेटीएम। And SEBI issue of capital and disclosure requirement rules provide for companies without promoter, also called as professionally managed company, where they do not need to designate a promoter as per the regulatory sources. तो कुछ सारे जो लीगल इश्यूज हर्डल्स हैं उनको सेबी फिलहाल के लिए प्रॉप कर रही है। अब देखना है कि IPO से पहले इस तरह का इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना कितना फ़र्क डालेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पेटीएम के IPO पर कुछ टाइम के लिए बैन लग जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, RBI टू लेवी पेनाल्टी इफ ATM रन्स आउट ऑफ कैश। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया क्लॉज ला दिया है कि अगर किसी भी बैंक के जो ATM हैं वो 10 घंटे तक आउट ऑफ कैश रन होते हैं, आउट ऑफ कैश रहते हैं, कब? 10 घंटे, मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ। एक महीने में 10 घंटे से अगर ज़्यादा कोई पर्टिकुलर ATM जो है वो आउट ऑफ कैश रहता है तो इन दैट केस RBI विल इम्पोज व्हाट? पेनाल्टी ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक फॉर ₹10,000 पर ATM। तो RBI ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि बैंक्स को और जो वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं, वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं जो कि अपना
सिंगल ऑपरेट करती हैं बैंक की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हुए। वो सिर्फ कैश विड्रॉल और सबमिशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो इन दोनों को ही वाइट लेवल और बैंक्स के जो एटीएम्स हैं इन दोनों को ही इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि अगर एक महीने में 10 घंटे से ज़्यादा आपका जो मशीन है वो आउट ऑफ कैश रहती है, इन दैट केस यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़ पर एटीएम एज पर द न्यू रेगुलेशंस। और दोनों को ही ये इंश्योर करना पड़ेगा कि टाइमली रिप्लेनिशमेंट हो ऐसे सारे एटीएम मशीन्स का, एटीएम सेंटर्स का, जो कि क्या आउट ऑफ कैश रन कर रहे हैं। बेसिकली ये सिचुएशन, इसलिए डिसीजन एक चीज़ और इंश्योर करेगा, एक बार तो कंप्लायंसेस इशू होंगे ही, कंज्यूमर को आराम रहेगा कि आउट ऑफ कैश नहीं होंगे एटीएम्स, ये सब तो जो बेनिफिट्स हैं वो हैं। इसके अलावा मार्केट में अगर कहीं ना कहीं देखें तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। अगर हमेशा से जो एटीएम्स हैं वो कैश आउट ऑफ कैश रहते हैं तो क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो कभी कभी ऑनलाइन परचेज भी या डिजिटल पेमेंट्स भी यूज़ कर लेता है। तो अब एटीएम जो है अगर वो सफिशिएंट कैश अवेलेबिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी बहुत इंक्रीज, कैश लिक्विड मनी सप्लाई की यहाँ बात कर रहे हैं, लिक्विड मनी सप्लाई थोड़ा सा बढ़ेगा। तो एक ये भी रीज़न है। और उसके अलावा बेटर कॉम्प्लायंस इशू होगा, कंज्यूमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा जाता है कि बैंक्स जो हैं, जो वाइट लेबल टेलर मशीन हैं, दे ओपन द एटीएम, उसको मेंटेन नहीं करते। कई बार जो एटीएम है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ में आउट ऑफ कैश रहते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा challenges or problem फेस करनी पड़ती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर social media platform. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.